नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज की बड़ी खबरें सुपर फास्ट स्पीड में। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने देर रात ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने तकरीबन 15,000 हड़ताली डॉक्टरों पर एस्मा लगा दिया था, क्योंकि सरकार की तरफ से सभी 24 मांगे मानने के बावजूद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म नहीं की थी। दिल्ली सरकार के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ जब हड़ताल की वजह से चिकित्सा सेवाएं इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुई और मरीजों को परेशानी हुई। राजधानी दिल्ली में डॉक्टरों की 2 दिन चली हड़ताल की वजह से मरीज परेशान रहे और दर दर भटकने को मजबूर हुए। शालीमार गार्डन के शाहरुख को कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद GTB अस्पताल लाया गया। भाई और मां को उम्मीद थी कि डॉक्टर उसे भर्ती कर लेंगे और उसे दर्द से राहत मिलेगी, पर शाहरुख की हालत पर किसी को तरस नहीं आया। ऐसे सैकड़ों मरीज थे जो इलाज की उम्मीद में आस लगाए दर दर ठोकरें खाने को मजबूर थे। IBN 7 के ऑपरेशन काला पानी के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने पानी के टैंकरों की कालाबाजारी से इनकार किया है। IBN 7 से खास बातचीत में दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन कपिल मिश्रा ने कहा कि जल बोर्ड के टैंकरों में GPS लगा है, इसलिए उनसे पानी चोरी नहीं की जा सकती। IBN 7 ने आपको दिखाया था कि जहां दिल्ली की आम जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है, वहीं टैंकर माफिया मोटी कमाई कर रहे हैं। सरकार की नाक के नीचे जल बोर्ड के टैंकर पानी लेकर निकलते हैं और गायब हो जाते हैं। अपनी पड़ताल में IBN 7 ने पाया कि जल बोर्ड के पंपिंग दफ्तर देवली से टैंकर निकलता तो है, मगर वहां पहुंचता नहीं। दिल्ली के बेहद पॉश ग्रेटर कैलाश जल बोर्ड का 5,000 लीटर पानी का टैंकर 1100 रुपए में बेचने को तैयार था ये शख्स। हमारी पड़ताल में सामने आया पानी का डॉक्टर। देवली में उसकी क्लिनिक पर ही पानी खरीदा जा सकता था। उधर से बातचीत में पता चला कि पानी के इस डॉक्टर ने अपने घर में 30,000 लीटर का एक टैंक बनवाया हुआ है और जरूरत पड़ने पर यहीं से छोटी छोटी किश्तों में सरकारी पानी बाहर बेचा जाता है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली जल बोर्ड में स्टेनलेस स्टील पानी के टैंकर खरीद में 400 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। दिल्ली सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि यह मामला 2012-13 का है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जल बोर्ड की अध्यक्ष थीं और चौधरी मतीन अहमद उपाध्यक्ष। फर्जी डिग्री विवाद में अपने कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर फजीहत झेलने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल भी अब सवालों के घेरे में हैं। दिल्ली में बीजेपी विधायक OP शर्मा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल की दिल्ली की नागरिकता को लेकर जितेंद्र सिंह तोमर ने ही फर्जी कागजात बनाए थे, इसलिए तोमर को लेकर केजरीवाल का रुख थोड़ा नरम है। बीजेपी का आरोप है कि तोमर ने केजरीवाल को धोखा नहीं दिया, बल्कि खुद केजरीवाल भी इस धोखे में शामिल हैं। केजरीवाल ने तोमर मामले पर दिल्ली विधानसभा में कहा कि उन्हें गलत जानकारी दी गई, उन्हें अंधेरे में रखा गया था। तोमर मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। सत्र शुरू होते ही बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जितेंद्र तोमर पर सफाई मांगी। कहा कि जिन तोमर को उन्होंने क्लीन चिट दी थी, उन पर अब उनका क्या कहना है। इस पर CM केजरीवाल के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायक हंगामा करते हुए वेल में आकर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख मार्शलों ने ओम प्रकाश शर्मा को सदन से बाहर निकाल दिया, जबकि विजेंद्र गुप्ता और जगदीश प्रधान वेल में बैठे रहे। नौबत यहां तक आई कि 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को ललित गेट में फंसी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की CM वसुंधरा राजे पर कार्रवाई करने की चुनौती दी है। दिल्ली विधानसभा में फर्जी डिग्री मामले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने जिस तरह फर्जी डिग्री मामले में अपने कानून मंत्री जितेंद्र तोमर पर कार्रवाई की, मोदी भी ऐसा करके दिखाएं। केजरीवाल ने कहा कि मैं PM से कहना चाहता हूं कि जिस तरह मुझसे झूठ बोला गया, मुझे लगता है कि उनके कुछ मंत्री भी ऐसा ही कर रहे हैं। उन्हें वही करना चाहिए जो मैंने किया। केजरीवाल की इस टिप्पणी पर बीजेपी के 3 विधायकों ने जमकर हंगामा किया और सभी 70 विधायकों की डिग्रियां चेक करने की मांग कर डाली। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े को महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने क्लीन चिट दे दी है। फडणवीस ने कहा कि तावड़े ने अपने हलफनामे में कोई जानकारी गलत नहीं दी है, इसलिए उन्हें हटाने का सवाल ही नहीं उठता। यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हुई, इसमें तावड़े की गलती नहीं है। आपको बता दें कि अपनी इंजीनियरिंग डिग्री की वजह से तावड़े विवादों में थे। उधर मामला सामने आने के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने तावड़े के इस्तीफे की मांग की है। ललित मोदी विवाद में बीजेपी सांसद और पूर्व गृह सचिव RK सिंह ने बिना नाम लिए वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज पर हमला बोला है। सिंह ने ललित मोदी को भगोड़ा बताते हुए कहा कि उनकी मदद करना या उनसे मिलना गुनाह है। किसी भगोड़े से जाकर के मुलाकात करें, वो भी पुलिस कमिश्नर, बिल्कुल गलत। कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों से बोल रही है। मुझे खुशी है कि आज भाजपा के एक सांसद ने हकीकत को बयान किया है और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस तरह की बात सोचते हैं कि भगोड़े की मदद करने वाले का संरक्षण प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ललित मोदी से लेन देन के मामले में वसुंधरा राजे के बेटे और बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। जेटली ने कहा कि इस मामले में उनके पहले के बयान को गलत तरीके से समझा गया है। जेटली ने यह भी कहा कि दुष्यंत के मामले में संबंधित एजेंसियां अपना काम करेंगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों खुलासा हुआ था कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने दुष्यंत की कंपनी में 11 करोड़ 63 लाख रुपए डाले थे। खुलासे के बाद 21 जून को जेटली ने कहा था कि ये दो लोगों के बीच व्यक्तिगत लेन देन का मामला है। जेटली के इस बयान को दुष्यंत के लिए क्लीन चिट के तौर पर देखा गया था। झारखंड में 24 घंटे के बंद के दौरान नक्सलियों ने लातेहार में धमाके के जरिए रेलवे लाइन को उड़ा दिया। इस वजह से पलामू एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 100 की तादाद में नक्सलियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि इसमें किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है इसके बाद पीछे से भेजी गई राहत ट्रेन के रूट की पटरियां भी उड़ा दी गई। बता दें नक्सलियों ने 9 जून को पलामू में अपने साथियों के पुलिस कार्रवाई में मार गिराए जाने के विरोध में बिहार और झारखंड में 24 घंटे का बंद बुलाया था। लखनऊ मामले में भारत ने चीन के शीर्ष नेताओं के साथ उठाया मामला। चीन ने बयान जारी कर कहा कि पीएम मोदी ने चीनी लीडरशिप के साथ उठाया है मुद्दा। Our concerns in this matter were conveyed to the chair of the 1267 committee, which is currently headed by the PR of New Zealand. We also raised this bilaterally with the other members of the committee. In the case of China, this matter has been taken up at the highest political level. इलेक्शन लड़ रहे थे तब वो कहते थे कि हमें आंखें लाल करके चाइना की तरफ देखना चाहिए और सिर्फ वो 56 इंच की सीने वाला आदमी ही वो दिखा सकता है लाल आँख। अब पिछले 1 साल में आंखें तो हमने लाल देखी नहीं, झूले पर झूलते हुए हमारे प्रधानमंत्री और चाइना के जो प्रमुख नेता है वो हमें दिखाई दिए। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को बचाते हुए भारत की मांग पर अड़ंगा लगा दिया है। दरअसल भारत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई को यूएन के प्रावधानों का उल्लंघन बताया था और यूएन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। यूएन सैंक्शन कमेटी ने भारत के अनुरोध पर 26/11 मुकदमे में लखवी की रिहाई पर पाकिस्तान से जवाब मांगा था, लेकिन चीन ने इस कदम को इस आधार पर रोक दिया कि भारत ने इस मामले में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। चीन के इस कदम को पाकिस्तान की मदद के रूप में देखा जा रहा है। 9 अप्रैल को पाकिस्तान की एक अदालत ने लखवी को रिहा कर दिया था, जिसका भारत ने विरोध किया था और यूएन में इसकी शिकायत भी की थी। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने नया विवाद खड़ा करते हुए कहा है कि योग का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से योग का विरोध करने पर वीएचपी नेता की ये टिप्पणी आई है। साध्वी प्राची ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भी नहीं बख्शा और कहा कि विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए जो आयोजन किया गया था वो किसी नेता की बेटी की शादी नहीं थी जिसके लिए न्योता भेजने की जरूरत होती। उधर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली के मुताबिक प्राची जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इस तरह के बयान से मुसलमानों में खौफ की भावना आ रही है। मुंबई पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने मुस्लिम संगठनों और इमामों को लेटर लिखकर कहा है कि इस्लाम और इसकी शिक्षाओं पर हो रहे हमलों को लेकर सचेत रहें। उन्होंने इंडिया सरकार द्वारा योग, सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम के प्रचार पर जोर देने की आलोचना की है। इसमें कहा गया है कि ये सब चीजें ब्राह्मण धर्म से जुड़ी हैं और इस्लाम की मान्यता और विचारधारा के खिलाफ है। रहमानी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग डे करने पर कहा कि 21 जून को ही ये कार्यक्रम इसलिए किया गया क्योंकि इस दिन संघ के प्रथम सर संघ चालक की पुण्यतिथि है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चिट्ठी को बीजेपी ने गलत बताया तो कांग्रेस ने कहा कि एहतियात बरतें। नहीं, मुझे तो ये पत्र मैंने देखा नहीं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगर ऐसा मुझे नहीं लगता सोच होगा, लेकिन है तो गलत है। उसका कुछ जो रिलीजियस एस्पेक्ट है उस पर अगर किसी को एतराज है तो जाहिर है देश का आइन किसी को भी अपने ख्यालात को दूसरे पर थोपने की इजाजत नहीं देता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना यह है कि हमारा अकीदा मुसलमानों का यह है कि हम क्रिएशन की इबादत नहीं करते, हम क्रिएटर की इबादत करते हैं। संसद भवन की कैंटीन में खाने पीने पर बीते साल 14 करोड़ रुपए से ज्यादा और पिछले 5 साल में 60 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी गई। सुभाष अग्रवाल की आरटीआई से ये खुलासा हुआ है। संसद भवन परिसर की करीब आधा दर्जन कैंटीन का संचालन उत्तर रेलवे करती है। सब्सिडी का पैसा लोकसभा सचिवालय की तरफ से दिया जाता है। साल दर साल सब्सिडी बढ़ती जा रही है। कैंटीन में खाने का रेट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दाल फ्राई 4 रुपए, सब्जी 5 रुपए, मसाला डोसा 6 रुपए, बिरयानी 12 रुपए, चिकन करी 29 रुपए और मटन करी 20 रुपए। सवाल उठ रहे हैं कि जब सांसदों को भत्ते में तमाम सुविधाएं दी जाती हैं तो जनता के पैसे से उन्हें खाने में सब्सिडी देने की क्या जरूरत है। इसे वापस लेने की मांग हो रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में उनके खिलाफ कोलकाता के जोरासेको पुलिस स्टेशन और 24 परगना के बशीरहट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।
बीजेपी के मुताबिक अगर अभिषेक पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वो कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि उत्तर 24 परगना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक ने कहा था कि बंगाल के खिलाफ आंख उठाने वालों की आंखें निकालकर सड़क पर फेंक देंगे। साथ ही उन्होंने लोगों के हाथ काटने की भी धमकी दी थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को बरी करने के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कर्नाटक सरकार के मुताबिक जया को बरी करने से कानून की हार हुई है, इसलिए कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और उनकी सदस्यता को रद्द रखा जाए। उधर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कर्नाटक सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। गौरतलब है कि 11 मई के इस फैसले में जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट ने 19 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया था। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रिलायंस जियो पर भरोसा जताया है। मंगलवार को सीएम अखिलेश ने यूपी में मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के लिए रिलायंस जियो को कमान सौंपी है। रिलायंस जियो धार्मिक, ऐतिहासिक और अहम पर्यटन स्थलों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इन स्थानों में इमामबाड़ा, लोहिया पार्क, काशी विश्वनाथ मंदिर, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और दुधवा नेशनल पार्क शामिल हैं, जहां पर सैलानी मुफ्त वाईफाई की सुविधा ले सकेंगे। केंद्र सरकार की सबसे अहम योजना में शुमार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर IBN 7 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। इसके मुताबिक शहरी विकास मंत्रालय ने हर राज्य के लिए स्मार्ट सिटी की संख्या तय कर दी है। कुल 100 स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा 13 स्मार्ट सिटी यूपी में होंगे। इसके बाद तमिलनाडु में 12, महाराष्ट्र में 10 और मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी होंगे। गुजरात, कर्नाटक में 6-6 और राजस्थान, बंगाल में 4-4 स्मार्ट सिटी होंगे। चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार के साथ आंध्र प्रदेश और पंजाब को 3-3 स्मार्ट सिटी की सौगात मिली है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून को करेंगे। मुंबई जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी गुजरात से केमिकल लाकर मुंबई में अवैध शराब बनाता था। मालवड़ी मामले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई की आंखों की रोशनी पर असर पड़ा है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपियों ने पीड़ितों को केमिकल और पानी मिलाकर दिया था। उधर महाराष्ट्र कैबिनेट ने पूरे मामले पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। मकोका लगाने पर भी चर्चा हो रही है। उधर मलाड में भी जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। गुजरात के निकाय चुनावों में अनिवार्य वोटिंग के लिए सरकार अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। अनिवार्य वोटिंग के कानून में मतदान नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है। मतदान न करने पर 100 से लेकर 300 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा ने कंपलसरी वोटिंग के बिल को 2008 में ही पास कर दिया था, लेकिन अभी तक वो कानून की शक्ल नहीं ले पाया है। दो बार की वर्ल्ड कप विजेता टीम भारत 18 साल में पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में क्लीन स्वीप के कगार पर है। बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज तो भारत पहले 2 मैच गंवाकर हार चुका है। ऐसे में शर्मिंदगी से बचने के लिए भारत को तीसरा और आखिरी मैच हर हाल में जीतना होगा। दोनों टीमों के बीच आखिरी वनडे मीरपुर में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। बांग्लादेश के हाथों हार के बाद धोनी की आलोचना से खफा अश्विन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर मेरा कप्तान मुझे मरने के लिए भी कहे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अश्विन ने खुलकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि पूरी टीम के खराब प्रदर्शन के लिए कप्तान धोनी को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अश्विन ने ये भी कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि धोनी ने देश को कितना गौरव दिलाया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर एरॉन फिंच को मंगलवार को काउंटी क्रिकेट में वॉर्सेस्टायर और यॉर्कशायर के बीच T20 मैच के दौरान छाती में गेंद लग गई। गेंद लगने से फिंच के मुंह से खून निकल आया। फिंच उस समय 19 रन बनाकर खेल रहे थे। हालांकि वो बिना किसी मदद के मैदान से बाहर आए। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपनर फिलिप ह्यूज की मैदान पर ही गेंद लगने से मौत हो गई थी। विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग अपनी रणजी टीम दिल्ली को छोड़ सकते हैं। खबरों के मुताबिक कई और राज्यों की रणजी टीमों की तरफ से सहवाग को लगातार ऑफर मिल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न ने अमेरिका में होने वाली अपनी T20 लीग के लिए वहां के 3 बड़े बेसबॉल मैदानों को बुक किया है। आपको बता दें ये लीग नवंबर में खेली जाएगी, जिसमें दुनिया के कई रिटायर हो चुके इंटरनेशनल खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल में पोलैंड को 3-0 से हराया। भारत की ये टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है। उसने पहले मैच में फ्रांस को 3-2 से हराया था। चीन की नानजिंग पुलिस ने एक दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो जारी किया है। सीसीटीवी में कैद हुई इन तस्वीरों में एक तेज रफ्तार BMW बेकाबू होकर कई गाड़ियों से टकरा गई, जिसके बाद कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई।
चीन के ही जीजियांग प्रांत में ट्रैफिक पुलिस ने एक ड्राइवर को पकड़ा जिसके दाहिने हाथ में ड्रिप लगा हुआ था और वो उसी हाथ से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। साथ ही वो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल भी कर रहा था। श्रीदेवी की एक्शन ड्रामा फिल्म पुली का टीजर रिलीज हो गया है। इसमें श्रीदेवी महारानी के किरदार में है। फिल्म में श्रीदेवी के साथ अभिनेता सुदीप, श्रुति हासन और हंसिका मोटवानी भी अहम रोल में है। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स घरेलू मार्केट में बॉलीवुड की 12वीं सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है। फिल्म का नेट कलेक्शन 114 करोड़ रुपए हो गया है। आपको बता दें तनु वेड्स मनु रिटर्न्स कुल 31 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई थी।